हाँ, तो मैं सरफाबाद आया था। मैं यूएफसी की वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग देखते हैं, एमएमए की वीडियोस बनाता हूँ। पर लोग यूजुअली भूल गए हैं आजकल के टाइम पे कि हमारे इंडिया में भी मार्शल आर्ट्स आज से नहीं, कई सेंचुरीज से, एंड ओनली द थिंग इज दैट वी हैव फॉरगॉटन इट, और मेन स्ट्रीम मीडिया ये कवर नहीं करना चाहता। हाँ, एमएमए बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है, एमएफएन लोग देखते हैं जो कि टाइगर श्रॉफ की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएफसी लोग देखते हैं, लेकिन यूजुअली लोग ये नहीं याद करते कि भैया हमारे इंडिया में जो मिक्स मार्शल आर्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रेसलिंग है, उसका हजारों सालों से ट्रेडिशन है वो रेसलिंग, और इतने गाँव में लोग करते हैं। और सिर्फ यहाँ नोएडा में नहीं, नॉर्थ इंडिया में पंजाब में ले लो, हरियाणा में ले लो, हमारे यूपी में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, वेस्ट की तरफ, यहाँ पे कई सारे अलग अलग अखाड़े हैं जहाँ से बढ़िया बढ़िया ओलंपिक रेसलर्स निकल के आते हैं। इतने सारे ओलंपिक रेसलर्स का नाम अभी आगे इस डॉक्यूमेंट्री में आने वाला है, जो कि इंडिया से निकल के जीत रहे हैं। एंड आप देखिए ओलंपिक्स में कितनी अलग अलग बहुत समय से पहलवानी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मतलब हमें वही बता दीजिए जो अभी मेरे को बता रहे थे, कैसे आपकी शुरुआत हुई थोड़ी पहलवानी की, बचपन में आसपास भी लोग करते थे? जो हमारा ये गांव है, हाँ जी, सरफाबाद में। अभी सरफाबाद गांव है, नोएडा में। और इसमें जब से ये गांव बसा है, लगभग इसे बसे हुए 500 साल हो गए। अच्छा। हाँ, तब से यहाँ पर पहलवानी हो रही है, कुश्ती हो रही है। अच्छा। जो हमें पता भी नहीं है, जो हमारे 10-12 पीढ़ी पहले जो हमारे बाबा दादा थे वो भी पहलवानी करते थे, और हर पीढ़ी में पहलवानी करते हुए आए हैं लोग। हाँ। हर परिवार में। हाँ, तो उसी वही परंपरा चलती आई है, तो वही उन्हें देख देख के उन्हीं को देख के जो रेसलिंग शुरू करी है। आप कहाँ आप खेल चुके हैं रेसलिंग में? क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आप? मैं जूनियर लेवल पर एशियन चैंपियन हूँ और उत्तर प्रदेश केसरी भी हूँ। हाँ जी। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मेरा मेडल है। अच्छा, आपने कब ये सोचा आफ्टर करियर आपका रेसलिंग वाला कि आप यहाँ पे कोचिंग देंगे और हेल्प करेंगे? आपके यहाँ काफ़ी बच्चे भी मतलब मैं देख रहा हूँ कि रहते हैं, आपने काफ़ी सुविधाएं भी दे रखी है उनको, रहते हैं, खाते हैं और यहीं पे रेसलिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आपने कैसे ये स्टार्ट करी? अखाड़ा कब स्टार्ट हुआ है? जब लगभग 8-10 साल का था तब से मैं अखाड़े पे आ गया था। अच्छा। उसके बाद में 15 साल तक यही वाला अखाड़ा? यही अखाड़ा था। ये तब से है? हाँ, ये इसे लगभग 25-26 साल हो गए अखाड़े। अच्छा। हाँ, तो तभी से 8 या 10 साल का होऊंगा तभी आ गया था, और फिर यहीं पे पहलवानी शुरू करी। हाँ। फिर जो बच्चे जो हमें देख के अखाड़े पे आए थे, हाँ। उनकी पहलवानी आगे बढ़े। हाँ। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर बच्चों को पहलवानी करवानी स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। तो फिर इनसे प्यार मोहब्बत इतना है कि फिर जो ना इन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करा। हाँ, मैंने ये बहुत देखा है कि रेसलर्स में एक भाईचारा होता है जो मुझे और कम ही दिखने को मिलता है आजकल। हाँ जी, देखो ऐसी बात है, एक कुश्ती खेल ही ऐसा है जिसमें कोई जाति धर्म नहीं होता। सही बात है। कोई मुस्लिम बच्चा है या कोई दलित बच्चा है या कोई ब्राह्मण है या कोई यादव है, गुर्जर है, कोई भी हो, वो एक थाली में ही खाना खा लेंगे। बिल्कुल। और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। हाँ, जो परंपरा चली आ रही है। हाँ, और जो हिंदू भी बिल्कुल उनसे इतना ही प्यार से रहते हैं कि एक भाई की तरह, दोनों आपस में एक रूम में और एक जगह खाना खा लेंगे बैठ के। तो एक कुश्ती ही खेल ऐसा है जिसमें कोई जाति धर्म नहीं होता। ये बहुत खूबसूरत बात है मेरे हिसाब से। ये मैं देखता हूँ कि इंडिया में ही एक ऐसा है जहाँ पे मिट्टी पे रेसलिंग होती है, क्योंकि यूजुअली बाहर के देशों में जो रशिया हो गया, जहाँ भी रेसलिंग चलती आई है पहले से, वहाँ मैट्स पे होती है। तो इसके फायदे भी हैं, मैंने सुना है कि स्टेमिना इस पे ज़्यादा बढ़िया बनता है। हाँ, इसमें एक तो ये फायदा होता है कि ताकत बहुत ज़्यादा बनती है जो मिट्टी में करते हैं। हाँ, और ग्रिप भी मजबूत होती है। हाँ, ग्रैपलिंग के लिए। हाँ, और इसमें हम लंबे टाइम तक भी कर सकते हैं, जैसे पसीना आता रहता है तो मिट्टी लगती रहती है तो वो ग्रिप रपटती नहीं है, तो इस वजह से जो इसमें स्टेमिना भी ज़्यादा बढ़ता है। पैर भी स्लिप नहीं होते, वरना मैट्स पे मैं देखता हूँ काफ़ी पसीना वसीना। हाँ, उसमें 6 मिनट बाद बहुत ज़्यादा परेशानी आती है ग्रिप पकड़ने में। पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है बॉडी पे। इस पे हम 40-50 मिनट भी
रेसलिंग कर लेते हैं। हाँ, इस पे लंबा हो जाता है। लंबा हो जाता है आजकल अच्छा, आप बता रहे थे आपके यहाँ पे बच्चे UFC और MMA वाले उसके लिए भी आते हैं रेसलिंग सीखने के लिए। बिल्कुल, हर स्टेट से बच्चे आते हैं यहाँ पे अच्छा। और वो कहते हैं कि हमें कुछ दिन रेसलिंग सीखनी है, क्योंकि हमारे उसमें जो UFC है उसमें काम आती है ये काम बहुत। आती है। तो वो 3-3 4-4 महीने यहाँ पे रह के भी जाते हैं और अच्छा। करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा। और कई अच्छे खिलाड़ी भी हैं जो यहाँ पे करके गए हैं, वो अब भी खेल रहे हैं जो इंडिया अच्छा। में। हाँ, इंडिया लेवल पर। इंडिया लेवल पे MMA। ये पूछ रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, इस वजह से थोड़ा रेसलिंग अभी मतलब बच्चों को जितना आना चाहिए उतने नहीं आ रहे मेरे हिसाब से रेसलिंग के लिए। सरकार तब सहायता करती है जब एक खिलाड़ी बन चुका होता है। हाँ। छोटे स्तर से कोई सहायता नहीं है सरकार की तरफ से। अगर खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है, नेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे मेडल दे रहा है, तो फिर उनको सरकारी जॉब मिल जाती है। हाँ। हमारे छोटे भाई, क्या नाम है भाई आपका? अंगद जी। आप यहीं पे रहते हो सरफाबाद में? हाँ। और कितने साल से कर रहे हो? 1.5 साल हो गए। कितने साल के हो? मैं 13 साल का हूँ। 13 साल के। 11.5 साल से कर रहे हो। मज़ा आता है? और क्या आगे कुछ करने का है इरादा? क्या? पुलिस में जॉब लगवानी। अच्छा, बढ़िया है। आपके दोस्त भी करते हैं, सिर्फ आप ही करते हो? नहीं करता हूँ। नहीं, आप ही करते हो बस यहाँ पे? स्कूल में कोई नहीं है आपके आसपास जो करता हो? आप तो उठा के पटक देते हो हैं? करते हो क्या? शैतानी बदमाशी। हाँ, तो यही मतलब क्योंकि जैसे अमेरिका हो गया और बहुत देश बचपन से सिखाते हैं, स्कूलों में सिखाते हैं रेसलिंग। मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है एक मार्शल आर्ट। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए। और मेरे हिसाब से जो ताकत और डिसिप्लिन कुश्ती सिखा सकता है, ये आपके क्रिकेट और बैडमिंटन जैसा हमने खेला है वो नहीं सिखा सकता। हाँ ना, खेल तो सब देखो, हर खेल में मेहनत है। मेहनत तो है, हर खेल में मेहनत है, कोई भी खेल हो, लेकिन ये थोड़ा ये कठिन होता है, इसमें इंजरी बहुत होती है। हाँ, बॉडी टच गेम है, तो इस वजह से जो स्पीड इतनी रहती है कि पता भी नहीं पड़ता और बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है। आपको क्या लगता है, कोई डिफरेंस आपने देखा है महाराष्ट्र, पंजाब और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र वगैरह की रेसलिंग में? कोई डिफरेंस जो आपको पता हो, कभी देखा हो? जो महाराष्ट्र के पहलवान होते हैं, हाँ, वो ताकतवर ज्यादा होते हैं। खान पान की वजह से है वो, वहाँ का फिश वगैरह मिलती होगी, या हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वहाँ की जो पहलवान है उनमें ताकत रहती है, लेकिन स्टेमिना के मामले में और जो एक स्पीड है उसके मामले में जो हमारे जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ के पहलवान अच्छे होते हैं, लेकिन ताकत उनमें ज़्यादा होती है महाराष्ट्र वालों में। और आप लोगों का यहाँ पे क्या रूटीन रहता है? एक नॉर्मल आम रेसलर गए जैसे बच्चे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो मतलब वो सुबह उठते हैं, वो कितनी बार ट्रेनिंग करते हैं? सुबह पहलवान 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे अच्छा। हाँ, 4 बजे के बाद वो जो ना रनिंग करते हैं। अच्छा। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की। उसके बाद फिर यहाँ पे टेक्निक होती है रेसलिंग की और मेहनत होती है, जैसे कि ये अखाड़ा है, अखाड़ा खोदा जाता है, दंड बैठक लगाए जाते हैं। हाँ जी। और ये रस्सा भी है, रस्सा करना होता है, ऊपर नीचे करते हैं। और जो भी मेहनत की एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो सारी होती हैं लगभग 3 से 4 घंटे। और फिर शाम को जो रेसलिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कुश्ती, तो वो कुश्ती होती है लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मैट पे ही टेक्निक कुश्ती। अच्छा। हाँ, ये प्रोसेस रहता है शाम का, उसके बाद मेहनत होती है। मेहनत से आपका क्या मतलब है? वो मतलब सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस। एक तो होती है मेहनत जैसे कि जिम वाली। हाँ, जिम वाली होती है मसल्स के लिए। हाँ, सही बात। लेकिन रेसलिंग में जो मेहनत होती है वो स्टेमिना के लिए ज़्यादा होती है, बॉडी एक्टिविटी के लिए ज़्यादा होती है। सही बात है। हाँ, तो इसलिए इसमें तपना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत में जो वो परेशानी होती है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो वो आपस में करते हैं जैसे स्पारिंग टाइप्स होता है, या फिर वो आपस में लड़ते हैं? एक तो वो होती है, एक वो होती है कि जब तक सांस खींच के ना लगे ना, तब तक रुकना नहीं है। तब तक रुकना। अगर हमें अपना स्टेमिना बढ़ाना है, उसमें दंड बैठक भी होता है, सारी होती है उसमें। दंड बैठक होती है, रनिंग होती है स्पीड में, और जितने भी फ्रंट रोल हुए या ढेकली हुई या कोई और एक्सरसाइज सारी होती है। अच्छा। और आपके 1-2 बच्चे बहुत अच्छा नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं ना? नेशनल लेवल पर 3-4 बच्चे खेल रहे हैं अभी फिलहाल, और
यही कोशिश है हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें, इसलिए इनके सही पीछे बात हम है। रहते हैं और मेहनत करवाते हैं। सही बात है। तो यहाँ पे बच्चे कैसे खाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, फुल टाइम रहते हैं बच्चे? बच्चे यहीं पर रहते हैं, उनके घर परिवार के, उनके लिए जो भी अपनी व्यवस्था रहती है परिवार की तरफ से खाने पीने की, वो यहाँ पे भेज देते हैं। बच्चे अपना आप बनाते हैं, खाते हैं। और यही नहीं, हर अखाड़ा होगा जो भी हिंदुस्तान का, उस पे बच्चे वहीं पे रहते मोस्टली हैं। वहीं हाँ, पे रहते हैं। अखाड़े पे, और अपना खाना खुद बनाते हैं, खाते हाँ। हैं। और यही है कि परिवार का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए बच्चे किस आर्थिक स्थिति से आते हैं यहाँ पे यूजुअली, अगर मैं बच्चे पूछूं? सब तरह से रहते सब हैं, तरीके के सब तरीके के रहते हैं। अच्छे परिवार से भी होते हैं जो हाँ, शौकीन रहते हैं कुश्ती के। शौकीन है। हाँ, कुछ परिवार में परंपरा रहती है, इस वजह से आ जाते हैं। सही कुछ बात जो है। बहुत निचले परिवार से रहते हैं, गरीब परिवार से रहते हैं, हाँ, वो भी आते हैं। क्योंकि प्रोत्साहन आजकल जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देगा, हाँ। मुझे लगता है लोग कमाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया से मेरा मतलब है, आजकल तो यूट्यूब भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो मुझे लगता है हम सबको कलेक्टिवली मतलब आगे ले जाना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि अब यूएफसी भी आ गया, तो इन पे एक वो भी है, पैसा कमाने का भी एक जरिया मिल गया लोगों को वहाँ से, और उसका सबसे बढ़िया बेस रेसलिंग ही है। देखो जी, अगर सबसे बड़ा खेल कहें आज की डेट में हिंदुस्तान में, हाँ जी, तो वो कुश्ती है। सही बात है। हर ओलंपिक में कुश्ती में मेडल आ रहे हैं। हाँ, तो इससे ज़्यादा जो ना आप क्या उम्मीद कर सको। सही बात। लेकिन हाँ, ये अलग चीज़ है कि जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी एक्टिविटी के थ्रू जो ना लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी जो फेडरेशन लेवल पर भी कमी है। और जो ये जो पैसे के लिए खेल का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों की भी कमी है, क्योंकि वो उन्हीं खेलों को बढ़ावा देते हैं जहाँ से पैसे आते हैं, जहाँ से पैसे आते हैं, बिजनेस बनता है। ये जो खेल हैं अब हिंदुस्तान में, रियलिटी में ही खेल 90% सिर्फ पैसे के लिए ही हो रहे हैं। हाँ, क्रिकेट तब उसी वजह से है, और जितने भी स्पोर्ट्स हैं, और तो कोई है ही नहीं इंडिया में। कितने नहीं, बहुत से स्पोर्ट ऐसे हैं जो ओलंपिक में है ही नहीं। भाई, हमारी अगर दुनिया में पहचान होगी तो वो ओलंपिक से ही तो होगी। सही बात है। अगर हम ये सोचने लगे कि क्रिकेट जो है ना वो बहुत बड़ा खेल है, तो अपने आप सब बुद्धिमान लोग हो, हाँ, जो देख रहे हैं सब, हाँ, अब ये बता दो आप क्रिकेट कितने देश खेल रहे हैं, बस ये बता दो। हाँ, आपने अभी देखा था अमेरिका में जो ना वो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, हाँ, अमेरिका के लोग क्या थे वहाँ पे? नहीं थे, खाली पड़े थे स्टेडियम। यही बता दो बस। हाँ। जो भी पैसा वहाँ पे पिच बनी या ग्राउंड बने, वो यहीं के जो क्रिकेट की फेडरेशन है या फिर ICC जो फेडरेशन है, उसी ने ही वहाँ पे इन्वेस्ट किया है बस। फेडरेशन एक रेसलिंग की भी है ना, ये इंडिया। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी फेडरेशन की भी कमी इसमें है। हाँ। जो हम उस रूप में इसे बढ़ावा ना दे पाए, क्योंकि हमारे इतिहास में पहले में ही KD जाधव जी हैं। हाँ जी। वो 1954 में ओलंपिक में मेडल लाए थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भी समय समय पर अच्छे पहलवान होते रहे, महाबली सतपाल, करतार सिंह, उसके बाद परविंदर सिंह चीमा, राजीव तोमर, सुरजीत मान। ये एक जो हनुमान वो है अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा, वहाँ से भी बहुत रेसलर्स, बहुत अच्छे पहलवान हुए हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छे पहलवान हिंदुस्तान के। ये महाबली सतपाल हुए या करतार हुए या राजीव तोमर, नवीन मोर, सुरजीत मान, और अच्छे पहलवान अब भी जो अच्छे पहलवान चल रहे हैं उसी अखाड़े के हैं। एक कलवा गुजर नाम से लड़का है, हाँ, एक जॉन्टी गुजर नाम से लड़का है, तो वो भी अब भी जो अच्छा लड़ रहे हैं वो अखाड़े उसी से हैं। लेकिन अब जो पहलवानी है पूरे देश में फैल चुकी है। सही बात है। अब ये नहीं है कि अब यहीं से निकल रहे हैं, दिल्ली से या हरियाणा से, हर जगह से निकल रहे हैं। अब महाराष्ट्र से भी निकल रहे हैं, पंजाब से बहुत अच्छे पहलवान निकल रहे हैं अब। हाँ, मेरे हिसाब से वो अच्छा, तो आप कह रहे हैं एक तरीके से फैला है, फैला भी है। हाँ, पहले दिल्ली से ही निकलते थे अच्छे पहलवान, दिल्ली हरियाणा से। लेकिन अब पिछले जो ना, जब से ये सुशील कुमार मेडल लाए हैं 2008 के बाद, योगेश्वर दत्त लाए हैं, नरसिंह यादव, तो उसके बाद जो है योगेश्वर दत्त कहाँ से करते हैं? योगेश्वर दत्त महाराष्ट्र स्टेडियम, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। सुशील कुमार दिल्ली से ही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नरसिंह यादव महाराष्ट्र से हैं। तो फिर उसके बाद जो पहलवानी और स्टेट में बढ़ी है, पहले यहीं पे ज्यादा थी, अब सब जगह। ये तो है, और ये मुझे लगता है आगे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल जब तक हमारे बच्चों में क्रेज नहीं आएगा ना, 10 साल के जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ MMA में बहुत जा रहे हैं बच्चे, MMA के जिम्स खुल गए हैं, हमारे इंदिरापुरम में भी है, नोएडा में है, दिल्ली में बहुत सारे हैं। तो जितना बढ़ रहा है मुझे लगता है यहाँ भी आने वाला है और क्रेज। देखो जी,
जो हिंदुस्तान में MMA हो रहा है अभी फिलहाल में, इसमें बुरे मानने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए हो रहा है। हाँ ये अभी खेल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हम भी देख रहे हैं उस लेवल पे। क्योंकि हम पहलवान जिससे जुड़े हुए हैं। तो अभी सिर्फ मनोरंजन के लिए, अपनी मेहनत के लिए हो रहा है। इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली। 2-3 ही लोग निकल के उस लेवल पे, यूएस की कंपनी है UFC करके, वहाँ पे 1-2 ही लोग जा पाए हैं। एक अंशुल जुबली करके है और एक पूजा तोमर है, तो बहुत कम लोग जा पाए हैं। और इंडिया में तो आप सही कह रहे हैं, अभी कोई लेवल नहीं आया। अभी तो अभी हमारे नोएडा में ही तुम जो ना हर जगह चले जाओगे तो MMA की एक एकेडमी मिल जाएगी। हाँ। लेकिन इससे मतलब थोड़ी है, वो फिटनेस के लिए हो रहा है वो। हाँ, खेल तब मानो जब खिलाड़ी निकल रहे हो बड़े स्तर पे। बहुत सही बात। उसके लिए ये नहीं कि कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जो लोग यहाँ रह के कर रहे हैं वो एक्चुअल सैक्रिफाइस है। ये बिल्कुल सच्चाई है। एक तो होगी अपनी मेहनत, वर्कआउट हो गया उसमें में, इसमें बुराई नहीं है, करनी चाहिए आदमी वो वही हो रहा है पर उसे जो ना प्रोफेशनल मत कहो, उसे सिर्फ अपने वर्कआउट के लिए कहो, अपनी मेहनत के लिए। हॉबी हाँ, वो अच्छी चीज है, करो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे जो ना हम उसे जोड़ देते हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे त्यागना पड़ रहा है लोगों को। हरियाणा में है MMA की एकेडमी जो प्रॉपर है। और जगह भी है, तो करनी पड़ती है, फिर सब कुछ त्यागना पड़ता है। घर परिवार, अब आप देखोगे सारे बच्चे घर परिवार को छोड़ के अपने इन कमरों में रहते हैं, यहीं पे रहते हैं साल टू साल, बस होली दिवाली पे अपने घर जाते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी पूरी साल यहीं पर रहते हैं। हॉस्टल की तरह हो गया है। कोई भी खेल हो, किसी भी खेल का कोई खिलाड़ी हो, वो जब तक खेल में है अपना जितना ज्यादा वक्त दे देगा उतना कम है। अगर प्रॉपर खिलाड़ी बनना चाहते हो तो त्याग तो करना पड़ेगा, घर परिवार से भी, और अपनी जो इच्छाएं उन्हें भी जो त्यागना पड़ेगा। बहुत सी इच्छाएं रहती हैं जैसे। हाँ, वो तो है ही। हाँ, खुराक की बात करनी थी कि कैसे क्या क्या खाया जाता है, क्योंकि कई तो मैंने देखे हैं प्योर वेजिटेरियन भी होते हैं, अखाड़े या फिर जिम्स। नॉन वेज हो या वेज हो, अगर कोई नॉन वेज खा सकता है तो वो नॉन वेज खाए। अच्छा। अगर कोई नहीं खाता तो वो ना खाए। ये इससे ताकत का मतलब नहीं है कुछ भी। हाँ, वो वेज अच्छा खा ले। हाँ, वेज में भी बहुत ताकतवर चीज है। बिल्कुल। अगर नॉन वेज खाना चाहता है तो वो नॉन वेज खा ले। खेल में कुछ भी खा सकते हो, लेकिन इसका पैमाना ये नॉन वेज या वेज का ये नहीं है कि इसमें ताकत ज्यादा है, इसमें कम है। वो तो मेहनत से आएगी। हाँ, उसका उदाहरण है हमारे राजीव पहलवान है, राजीव तोमर। हाँ जी। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान हुए हैं। हाँ। इतिहास में हिंदुस्तान। अच्छा, वो आपके हिसाब से सबसे बड़े पहलवान? हाँ, सबसे बड़े पहलवान है। इंटरनेशनल मैच की पहलवानी से अलग जो मिट्टी की पहलवानी है, तो उसमें ताकत का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा। तो वो शाकाहारी थे। अच्छा। हाँ, जो अब छोड़ दी उन्होंने पहलवानी। लेकिन वो सब बिल्कुल, जब तक उन्होंने रेसलिंग करी वो बिल्कुल शाकाहारी थे, और सबसे ताकतवर वही थे हिंदुस्तान में। अच्छा, ये तो मतलब ये तो है, मैंने देखा है कि कई रेसलर्स तो वेजिटेरियन ही होते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। इंडिया में अच्छे पहलवान रहे हैं, वो शाकाहारी रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि शाकाहारी मांसाहारी भी हैं। शाकाहारी में वो खाने से कोई वो नहीं है कि हाँ भी यही खाना है, जो जैसा जिसकी दिल करे वो उस रूप में खा सकता है। बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि यहाँ हनुमान जी का हमेशा अखाड़े के आसपास या उनको बहुत पूजते हैं। हाँ, ये हिंदुस्तान में जो बली हनुमान जी का नाम बली भी था। तो वो ताकत के लिए जो भगवान उनकी हनुमान जी की मूर्ति भी रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है वो ब्रह्मचारी थे। मतलब उन्होंने शादी नहीं की। तो कुश्ती खेल ऐसा है, इसमें ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन भी, और फिर यही तो है त्याग यही तो है। और त्याग क्या है? अपनी इच्छाओं पर काबू पाना, यही तो त्याग है। सही बात है। जब तक खेल में हो तुम उस चीज त्याग दो। जब आपने खेल छोड़ दिया और अपनी गृहस्थी में आ गए तो फिर तुम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हो। ये जो रेसलर्स के सब कान पे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर, है ना? ये क्यों होता है? ये ऐसा होता है कि जो कुश्ती होती है ना, मैंने बताया ना 40-40, 50-50 मिनट भी हो जाती है। तो जो हमारे हाथ है ना, ये हाथ ये कान से टच होते रहते हैं। कान से पूरा वो होता है। तो कान से टच होते रहते हैं, तो बॉडी की जो हीट रहती है बहुत ज्यादा रहती है मसल्स की। तो उससे घिस्सा लग के वो ये जो छोटी इसमें वो रहती है मसल्स, वो टूट जाती हैं। तो वो फिर उसमें ब्लड जमा हो जाता है। उसके बाद वो फिर पहलवान रेस्ट ले लेगा, तो फिर जो वो फिर नुकसान होगा उसकी पहलवानी में।
तो उस दर्द में ही करता रहता है, वो बड़ा होता रहता है वो उसी रूप में। फिर बाद में आके ये ऐसा हो जाता है जैसे पत्थर हो जाता है ना, पत्थर की जैसे जम जाता है। हाँ बिल्कुल पत्थर। अच्छा। खाल में दर्द हो जाएगा, मांस में, इसमें नहीं होगा। अच्छा। इसे काट भी दोगे तब भी दर्द नहीं होगा। कहते हैं सबसे खतरनाक लोग यही होते हैं जिनके आने से और ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग कहते हैं कि मतलब हर देश का यही है। जैसे रशिया में बहुत वो है, रेसलर्स हैं ना। पहले तो, अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस आ गया। पहले तो ताकतवर लोगों की तो दुनिया थी। सही बात है। अभी तो बदल दी पढ़ाई ने, इन चीजों ने। पहले जो ताकतवर थे वो तगड़े थे। सही बात। वो ही राज करते थे। सही बात दुनिया पे प्राइमल थी ना बहुत दुनिया, बहुत अभी। और आई थिंक ये एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा भी है, क्योंकि आजकल के बच्चे, मैं उनकी बात कर सकता हूँ जो बढ़िया बढ़िया स्कूलों, महंगे स्कूलों में जाते हैं, वो बाहर भी नहीं निकलते, खेलने भी नहीं निकलते। ये तो चलिए छोड़िए रेसलिंग और कुश्ती और ये सब, वो घर पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। अपने बच्चों को बस यही कहना है कि स्पोर्ट जरूर खिलाओ, पढ़ाओ, कुछ भी स्पोर्ट वो जरूरी है। पढ़ाई सबसे जरूरी है जीवन के लिए। लेकिन साल 2 साल 4 साल अपने बच्चों को स्पोर्ट जरूर करवाओ, कोई ना कोई। उससे क्या है, उसकी आदत बन जाएगी मेहनत करने की। सही बात। और जब हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है और निरोगी शरीर है, तो फिर क्या है, जीवन जीने का आनंद तभी है। सही बात है। वरना कोई ना कोई बीमारी हो तो मजा थोड़ी आता है। लंबा जीने का क्या फायदा अगर आप अच्छे नहीं है। जब हम बिल्कुल फिट हैं, और कुछ भी खा लें, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी, तो तभी तो मजा है। और हम कुछ भी थोड़ा सा खा लें और वो परेशानी कर दे, तो फिर उसका भी तो फायदा ना है। कुछ अगर हमें खाना है तो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। सही बात है। अब तुम कुछ भी खा लो, मेहनत कर लो, वो सारा खत्म। मैंने देखा रेसलर्स के थोड़े घुटनों में दर्द हो जाता है, ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल सच है। अच्छा। अगर ज्यादा दंड की वजह से? नहीं, बैठक की वजह से भी नहीं। जो मैंने बताई है ना, कुश्ती खेल सबसे खतरनाक इसलिए कि इसमें इंजरी बहुत ज्यादा है, तो हमें दूसरा वाला पहलवान घेरना पड़ता है नीचे। सही बात है। तो उसके लिए हमें पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही बात। तो वो क्या है, जब पैरों की पोजीशन खराब हो जाती है जैसे, तो उससे क्या है, घुटनों में झटका लग जाता है, तो जो लीगामेंट हो जाते हैं, ACL और वो ये टूट जाते हैं। जो भी पहलवान 10 साल पहलवानी कर लेगा अच्छी, तो 99% पहलवानों के ऑपरेशन सर्जरी होती है। या फिर सुशील कुमार हो, या फिर विनेश फोगट हो, या फिर बजरंग पुनिया हो, या जितने भी नर्सिंग हो, सबके ऑपरेशन है घुटनों के। आपका इसके बारे में क्या कहना है? विनेश फोगट वाला जो पूरा सीन हुआ था ओलंपिक्स में, विनेश फोगट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ये तो वेट कट की वजह से ना। नियम है ये कुश्ती का। ये पहली नहीं थी इस तरीके से, ऐसे होते रहे। हाँ, ये हिंदुस्तान में भी हो जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं। हाँ, वेट कट तो आपको क्लियर करना ही है ना। उन्होंने जो एक नियम बनाया है, उससे नियम से हम ऊपर थोड़ी है खिलाड़ी। सही बात है। किसी भी खेल का जो नियम है वो सबसे ऊपर है। सही बात। उसके बाद खिलाड़ी है, उसके बाद सब है। तो उसने जो मेहनत बहुत करी थी, आप सबने भी देखा कितनी अच्छी लड़ी थी वो। जो आज तक जो चाइना की पहलवान थी, जापान की पहलवान थी, वो आज तक किसी से नहीं हारी, वो विनेश ने हराई। हाँ, एग्जैक्टली। अनडिफीटेड रेसलर थी। तो यही है कि उसने मेहनत बहुत अच्छी कर रखी थी, लेकिन किस्मत हो जाती है थोड़ी सी। जो परमात्मा की भी खेल पे बहुत कृपा रहती है। सही बात है। परमात्मा का आशीर्वाद रहता है तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अगर नहीं हो पाता तो चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। अब वो मेडल उसका ही तो गया था, सिल्वर मेडल। लेकिन थोड़ी सी वो नसीब की थोड़ी सी वो है भी। समझो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मैं थोड़ा बच्चों की और वो सा एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बना लूँगा। भाई भी रेसलिंग करते हैं अपने यहीं पे। हाँ, आपका नाम क्या है? तुषार यादव। तो आपका मतलब रीज़न क्या था रेसलिंग स्टार्ट करने का? सब भाई बंधु कर रहे थे, आपने कर दी? इधर जो है ना, गांव में शुरू से ही रेसलिंग होती आई है, तो उस देख के हमें भी अपने बड़े इनको देख के शौक लग गया, तो हम भी करने लगे। तो शौकिया करते हैं आप, या शौकिया रेसलिंग करते हैं, या फिर आपने जॉब करना था? वैसे भी बिजनेस चलता है, पर लड़ते हैं, और दंगलों में बहुत मजा आता है लड़ने में। बढ़िया है। और आपने कब स्टार्ट कर दी थी, किस उम्र में? 2018 में स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम मेरी उम्र 17 साल कुछ थी। 17 साल थी। तो
हो गए आपको 5-6 साल हो गए 5-6 भाई। साल हो गए आपको करते हुए। तो आगे भी दंगल करने आगे का भी इरादा दंगल है? करने में भाई बहुत मजा आता है लड़ने मजा में आता मट्टी है। में। हाँ। मिट्टी में उधर दंगल या फिर मैट्स वाले भी? नहीं, वो मैट्स वाले कंपटीशन होते हैं, पर Competition होते हैं। दंगल जो होते हैं वो मट्टी में ही होते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी रिसेंटली भी हुआ था 1-2 महीने पहले, अभी हुआ था, अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में हुआ था ना? हाँ हाँ। अक्टूबर में हुआ था गांव में ही दंगल। इधर ही 2 हुआ दंगल था? हुए थे इधर ही सरफाबाद। और अभी कुछ महीने बाद गांव में कंपटीशन भी है मैट का। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो आपका मतलब ये एक तरीके से आपका स्पोर्ट हो गया, हाँ भाई इसको। यही आपका स्पोर्ट है, इसी में मजा। थैंक यू सो मच जी। क्यों सरफाबाद की हो? तो आगे कोई इरादा है इसमें रेसलिंग में जाने का? जॉब के लिए? तो इसमें जॉब कैसे लगती है मतलब? कुछ तो स्टेप भाई मेडल देने पड़ते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है डायरेक्टली। यार उसको कैसे चलाते हो तुम लोग? वो जो बाहर पड़ा हुआ है रेत में, वो क्या है? मेडी हाँ, वो तो भाई आगे कंधे पे लगा के करते हैं क्या? भैया चल याद नहीं पा रहा। क्या क्या डालते हो इसमें? सौंफ इलायची अच्छा, और भाई काली मिर्च और बादाम। सौंफ इलायची काली मिर्च बादाम, और फिर इसमें दूध डालते हो क्या? बस पानी? क्या कहते हैं इसको? बादाम की लस्सी। बादाम की लस्सी? अच्छा। बादाम लस्सी पहलवानों की ये मेन डाइट है। हाँ हाँ हाँ। कम से कम तो 250 से 300 बादाम है। अच्छा। उनके जो ना वो उन्हें बारीक पीस के और फिर वो कपड़ा रहता है ना, कपड़ा में छान के और निकालते हैं। उसमें इलायची है, सौंफ है, काली मिर्च है और गुलाब के पत्ता है, ऐसी चीज़ें। पहले आप लीजिए, आप, हमने तो कुछ किया ही नहीं। धन्यवाद जी। हम एक ही से शेयर कर लेंगे भाई। ना ना, ये तुम्हारे लिए बनाए बस ये। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। अल्लाह भाई को दे पहले ना, मैं ना ले ना ले, पीते में रहने दे। ताकत आ गई तो फिर नुकसान हो जाएगा मुझे। लो भाई पीते रहो भी नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहना मतलब गर्म ना रहते हैं, जैसे बादाम गर्म रहे ना, नहीं बोला था कि तो क्या ये ठंडी, इनकी हाँ। तासीर ठंडी है। काफी ठंडी है। इसको कुछ और भी तो बोलते लस्सी, हैं। बादाम की लस्सी बोले। हाँ, ठंडाई। ठंडाई ठंडाई ठंडाई।